तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, कांग्रेस और गांधीवादी तरीकों से मोह भंग होने के बाद क्रांतिकारी चरण अधिक प्रखर हो गया था। इसका मुख्य कार्यक्रम या रणनीति क्या थी? आपको बताना है, जब कांग्रेस और गांधीवादी तरीकों से जो क्रांतिकारी उनका मोह भंग हो गया, तब उन्होंने कौन से तरीके और रणनीति अपनाई। पहला, उन्होंने व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई के रूसी शून्यवादियों या आयरिश राष्ट्रवादियों की नक्शे कदम पर चलने का विकल्प चुना। दूसरा कह रहा है, क्रांति के लिए धन जुटाना और ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता प्राप्त होने की आशा के साथ सैन्य साजिश करना। तीसरा, क्रांतिकारियों का विचार था कि शासकों को आतंकित करके जन जन के भीतर से ब्रिटिश शासन का यह जो खौफ है उसको निकाला जाना। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या आपका सत्य हो जाएगा। निश्चित ही बच्चा लोग, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो निश्चित ही यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो गलत हो और आपको सही बताना है कि कौन सी रणनीति अपनाई। तो सारी अपनाई है, यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत वीरता पूर्वक काम भी किया, साथ ही जो रूसी और आयरिश राष्ट्रवादी हैं उनके नक्शे कदम को भी अपनाया है। क्रांति के लिए धन लूटना और ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता प्राप्त करना, साथ ही आशा के साथ सैन्य साजिश करना, ये सभी बातें हैं। और आतंकित करना ताकि उनके अंदर भय आए और वो भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो। तो बच्चा लोग, सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ये हमारे क्रांतिकारियों के तरीके हैं, जो कि एक युवा वर्ग है और युवा वर्ग का निश्चित ही तरीका थोड़ा सा रेडिकल होता ही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? आपको सत्य कथन बताना है बच्चा लोग, क्या है जो सही है। पहला, माइकल ओडायर जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। दूसरा कह रहा है, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं आप लोग इसको सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित ही आप लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और आपके पास देखिए ऑप्शंस हैं, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखेंगे, आपका केवल और केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि जो माइकल ओडायर हैं, ये उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा है? ब्रिगेडियर जनरल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल कर रहे हैं, याद रखिएगा। ब्रिगेडियर जनरल डायर कर रहे हैं। डायर इनका भी नाम है, लेकिन ये ब्रिगेडियर जनरल है। उस समय दो डायर है, एक माइकल ओडायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एक है ब्रिगेडियर डायर जो कि क्या है आपके, जो नेतृत्व कर रहे हैं सेना का। और याद रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर इनका पूरा नाम था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ये नेतृत्व कर रहे हैं। माइकल ओडायर जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हालांकि उधम सिंह ने इन्हीं की हत्या की थी, क्योंकि इनसे पहले ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और ये उस समय के ब्रिगेडियर हैं। तो याद रखिएगा, दो डायर थे। आपका जो है पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जवाहरलाल नेहरू के संबंध में सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में सत्य नहीं है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है, उदयपुर 1945 और ग्वालियर 1947 में हुए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस की अध्यक्षता किया है इन्होंने। दूसरा कह रहा है, यह मानना कि एक बार पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली जाए तो विभाजन शांतिपूर्वक होगा और यह विभाजन जो है अस्थायी होगा। तीसरा, लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जो एक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की कांग्रेस की घोषणा के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा, अपनाए गए तिरंगे झंडे को सतलज नदी के तट पर फहराया गया।
आपको बताना है कि इसमें से कौन से हैं जिससे कि आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है या उनके बारे में सही नहीं है, आपको ये बताना है बच्चा लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, और निश्चित ही आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। तो याद रखेंगे आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है जो तिरंगा झंडा हमने अपनाया था वो कहाँ था, वो आपका रावी नदी का तट था ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सतलज नहीं होगा, बल्कि आपने देखा था 1939 में लाहौर में जो उन्होंने अधिवेशन किया था, वहाँ पे जो नदी है वो कौन सी नदी है, वो आपका रावी नदी तट था जिसके किनारे हमने तिरंगा अपनाया था। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जो एक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की कांग्रेस की अध्यक्षता मतलब बात की है, तो बिल्कुल ही सही है। और आपका पहला दूसरा भी सही है, याद रखिएगा। केवल और केवल चौथा सही नहीं है, बहुत आसान था। नेक्स्ट देखिए चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल आंदोलन के बारे में सही नहीं है। होम रूल आंदोलन के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, यह ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त भारत में स्वशासन की बात करता था। दूसरा, उसमें उदारवादियों, उग्रवादी, भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उल्लेखनीय सहभागिता थी। तीसरा, एनी बेसेंट और तिलक ने मद्रास में लीग की स्थापना की। चौथा, इसकी गतिविधियां मुख्यतः कुछ बड़े शहरों तक सीमित थी। अब आपको बताना है कि जो आपका होम रूल लीग है इसके संबंध में कौन सी बात है जो आपका सही है, यानी कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सत्य है, बाकी जो है वो सत्य नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सही है। निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। तो केवल और केवल आपका कौन सा सही है, केवल और केवल आपका दूसरा सही है। इसमें उदारवादियों, उग्रवादियों और जो भारतीय मुस्लिम लीग है और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन सभी ने अपनी सहभागिता दी है, योगदान दिया है। पहला जो है ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त भारत में स्वशासन की बात नहीं करते हैं बल्कि गृह शासन की बात करते हैं। ये एनी बेसेंट और तिलक ने मद्रास लीग की स्थापना की, ये बात आपका सत्य नहीं है, ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। और आपका जो कह रहा है ना कि एनी बेसेंट ने मद्रास लीग की, नहीं, एनी बेसेंट ने तो मद्रास की है निश्चित ही, लेकिन तिलक ने तो महाराष्ट्र में किया था ना, इसीलिए ये गलत हो गया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में तिलक हैं और एनी बेसेंट मद्रास के क्षेत्र में है, और इनकी गतिविधियां मुख्यतः कुछ बड़े शहरों में सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे पूरे भारत में ये फैले हुए हैं। जो एनी बेसेंट का है ये ज़्यादा क्षेत्र में है, जो तिलक है उनका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बरार इन्हीं क्षेत्रों में है, कर्नाटक में है, लेकिन एनी बेसेंट का बाकी जितना क्षेत्र बचता उन सभी में इनका जो है लीग फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कारण कहाँ है। कथन है 20 फरवरी 1947 को इटली का बयान एक प्रकार से क्रिप्स के प्रस्ताव की पुनरावृत्ति थी। दूसरा कह रहा है सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा 30 जून 1948 के उल्लेख के साथ में विभाजन और कई राज्यों में विखंडन का संकेत था। अब आपको बताना है कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं, कथन सही है, कारण गलत है, और आपका कथन गलत है, कारण सही है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस फॉर्म चेंज हो गया है लेकिन प्रश्न आपका रिपीटेड है। मैंने आप लोग से बताया था कि 20 फरवरी 1948 को इटली ने घोषणा कर दिया था कि हम भारत को 30 जून 1948 तक अलग कर देंगे, मतलब अपने से जो है आज़ाद कर देंगे। और इसके साथ ही क्या हो गए, विभाजन के बहुत सारे जो रूप हैं, जो संकेत हैं वो दिखाई देने लगे थे। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। बच्चा लोग याद रखिएगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन। बताएंगे 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। पहला है
क्योंकि रक्षा का विषय केंद्र के पास था, ना कि प्रांतों के पास। दूसरा, कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान कि भावी निर्णय ऊपर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा। तीसरा, समय सीमा की समाप्ति तक समूहकरण अनिवार्य रूप से होने की पुष्टि ना होना। और चौथा, तीनों समूहों में प्रांतों की असमान संख्या। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने है ऑप्शंस और आपको देना है उत्तर कि क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था या स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान कि भावी निर्णय ऊपर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा, यानी कि भावी निर्णय के ऊपर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा। इस बात को लेकर के जो मतलब इन्होंने है जिन्ना ने क्या किया, इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत का समर्थन करने और उसके लिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया। क्योंकि गांधी जी ने कैसे कांग्रेस को खिलाफत का समर्थन करने और उसके लिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, कैसे मतलब क्यों कर लिया था? क्योंकि पहला कह रहा है वे 1905 में पृथक निर्वाचन को स्वीकार करने की गलती को सुधारना चाहते थे। दूसरा, 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का वास्तविक कारण बना दिया। दूसरा कह रहा उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। चौथा कह रहा कांग्रेस के सदस्य खिलाफत के मुद्दे पर स्पष्ट एकजुट थे। आपको बताना है इसमें से सबसे बेहतरीन रीज़न कौन सा है जो कि गांधी जी ने समर्थन किया है मुस्लिम लीग का, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है वो कांग्रेस तैयार कैसे हो गई, क्या रीज़न है? क्योंकि तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्योंकि का आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने यानी कि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा और इसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये मात्र यही है आपने कहा था, ये आपने देखा भी होगा पिछले क्लास में। गांधी जी ने कहा था ऐसा अवसर अगले 100 सालों में नहीं आने वाला है जब इतना बढ़िया अवसर है कि दोनों लोग आपस में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध जो है छेड़ सकते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? कौन हो सकते हैं वो या हो सकती हैं वो जिन्होंने गांधी जी को इस बात के लिए राजी किया कि जो नमक सत्याग्रह है वो सिर्फ पुरुष ही इसमें ना हो बल्कि महिला भी हो? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा है कमला देवी चट्टोपाध्याय। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, कौन हो सकती हैं वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने कहा कि नमक सत्याग्रह में पुरुष भी नहीं बल्कि महिला भी होनी चाहिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन होम रूल लीग के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं द्वारा चलाए गए प्रार्थना याचना और विशाल सार्वजनिक सभाओं के तरीके से इस रूप में भिन्न की यह व्यवस्था और सरकारी सेवाओं में व्यवधान पहुंचाने की बात भी करता था। कारण है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी दमनकारी कार्यवाहियों के बाद ब्रिटिश सरकार की अच्छाइयों पर उनका विश्वास नहीं रहा गया था, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि ये सहयोग किया जाता और ब्रिटिश सरकार भी प्रार्थना याचना और विशाल सार्वजनिक सभाओं के तरीके को बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी। इसके लिए भी विरोध के प्रभावी तरीके की आवश्यकता थी। आप देखिए, कथन कारण का काफ़ी दमदार प्रश्न है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन है लेकिन कॉन्सेप्ट आधारित है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन होम रूल लीग के एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं द्वारा चलाए गए प्रार्थना याचना और विशाल सार्वजनिक सभाओं के तरीके से इस रूप में भिन्न है कि यह व्यवस्था और सरकारी सेवाओं में व्यवधान पहुंचाने की बात भी करता है। और कारण कह रहा है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी दमनकारी कार्यवाहियों के बाद ब्रिटिश सरकार की अच्छाइयों पर उनका विश्वास नहीं रह गया था, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि सहयोग किया जाता और ब्रिटिश सरकार भी प्रार्थना याचना और विशाल सार्वजनिक सभाओं के तरीके को बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी, इसलिए
भी विरोध के प्रभावी तरीके की आवश्यकता थी। निश्चित ही बच्चा लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कथन कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न था और बहुत ही कॉन्सेप्ट आधारित भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? इनमें से कौन है जो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी सदस्यों में शामिल नहीं थे? पहला है तेज बहादुर सप्रू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा अली इमाम। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन हो सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं होंगे? तो निश्चित ही ये बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। एनी बेसेंट नहीं है। एनी बेसेंट होम रूल लीग के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी समाप्त हो गई। इसके बाद इनका पता ही नहीं चलता ये कहाँ गई और इन्होंने क्या किया। तो ये नहीं है। तेज बहादुर सप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और अली इमाम हैं। ये लोग नेहरू रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जो मेन काम कर रहे थे वो मोतीलाल नेहरू इनको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर को उनके कालानुक्रम में लगाएं। आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं और आपको इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। शानदार प्रश्न है तो गंभीरता से इसको पढ़िएगा और फिर कालानुक्रम में लगाने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का होना, ये तो आपको ये पहला हो गया। दूसरा, पाकिस्तान प्रस्ताव का लाहौर में पारित होना। तीसरा, आगा खां द्वारा मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। और चौथा, लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। अब आपको इसका क्रम बताना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग इसका क्रम बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो अगर आपको इन सब का ईयर पता है तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप लोगों को इसको लगाना है, फटाफट दीजिएगा उत्तर। मार्ले मिंटो आप सभी को पता है 1909 की घटना है। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद अगर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है ये 1940 में पास किया गया था, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो शिमला सम्मेलन हुआ था, इसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल मिला था शिमला में, ये 1906 की घटना थी और लखनऊ समझौता 1916 की घटना है। तो आप मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा जो सही है। तो सबसे पहले आएगा मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि पहले स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं 6 है ना, पहले 1906 वाला होगा। यानी कि जो शिमला प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व कर रहा शिमला का, यानी कि पहले नंबर पे 3 आएगा और दूसरे नंबर पे फर्स्ट आएगा। तीसरे नंबर पे आपका 1916 यानी कि चौथा और फिर आपका आएगा पाकिस्तान प्रस्ताव 1940, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। ये आपका ईयर के साथ है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 1920 के कांग्रेस नागपुर सत्र के परिणामों में से कौन सा है जो शामिल नहीं था? 1920 में जो नागपुर में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, इसमें क्या शामिल नहीं था आपको ये बताना है। पहला है दैनिक मामलों की देखरेख हेतु 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना की गई। दूसरा, इसने कांग्रेस को अतिरिक्त संवैधानिक जन कार्यवाही के कार्यक्रम के लिए प्रतिबंध किया। तीसरा, इस सत्र के दौरान CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। और चौथा, कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन है क्या है जो 1920 में कांग्रेस नागपुर के जो सम्मेलन हुआ उसमें शामिल नहीं था। आपको फटाफट उत्तर दे देना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। क्या है जो आपका सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सत्य नहीं है। कह रहा इस सत्र के दौरान CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये मतभेद था इनके जो है बीच की। कुछ लोग चाहते थे कि अलग से जो है हम लोग परिवर्तन करना चाहें, कुछ लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते थे और इसी वजह से क्या है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग मतलब जो है शामिल थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग कह रहे ना कि इस्तीफा दे दिया था, तो यहाँ पे इस्तीफा वाली बात आप देखेंगे कि जब सत्र 1922 में चल रहा था उस समय जो विचार थे वो 2 पक्षों में बट गए। कुछ लोग चाहते थे कि विधानसभा में शामिल हुआ जाए जो परिवर्तनवादी थे, कुछ चाहते थे कि विधानसभा में ना शामिल हुआ जाए जो कि अपरिवर्तनवादी थे। इस वजह से जो CR दास और मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने कांग्रेस का जो मतलब अध्यक्ष पद है और साथ ही मोतीलाल नेहरू जो हैं ये सचिव पद पर थे।
कह रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की। ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका इसलिए क्या हो गया है, तीसरा सही नहीं है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, निश्चित ही आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, 1920 में नागपुर सत्र में ये घटना नहीं हुई है, बल्कि 1922 में ये सत्र चल रहा था गया में, वहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये भी याद रखिएगा, भले ही कांग्रेस की कमेटी से इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन ये अपने आप को पूरी तरह से कांग्रेस से अलग नहीं मानते थे। सिर्फ वहाँ के अध्यक्ष पद और सचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे या कांग्रेस से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस से ही अपने आप को जुड़ा हुआ मान करके स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। लेकिन इस्तीफा कब दिया, 1922 में दिया है, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड होने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसकी वजह से ये लोग बहुत निराश हुए और इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और सचिव पद से। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, ये जो मतलब हुआ है, ये घटना 1922 का है, जो कि अधिवेशन गया में हुआ था, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये 20 की घटना नहीं है। बाकी बातें सही हैं। अगर कहें कि उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था, तब भी ये गलत हो जाता। यहाँ पर अक्सर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। देसाई लियाकत समझौते के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है। पहला, इसमें केंद्रीय विधायकों में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। दूसरा, इसमें कुल सीटों में आधी सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित थी। तीसरा, दोनों बातें सही है। चौथा, कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग कि देसाई लियाकत समझौते के बारे में कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कौन सा है जो आपका सत्य है। तो याद रखिए, केवल और केवल आपका पहला सही है। इसमें केंद्रीय विधायकों में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ये बात सत्य है। लेकिन कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए आधी सीट आरक्षित की गई, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 20% की सीट आरक्षित की गई थी। याद रखिएगा, 20% सीटें आरक्षित की गई थी, इसलिए आपका दूसरा क्या हो गया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको उत्तर देना है। पहला कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया। दूसरा कह रहा है कांग्रेस कार्य समिति ने इस आंदोलन का प्रभार लेने हेतु गांधी जी को अधिकृत किया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो आपका सही है और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार पटेल ने प्रस्तावित किया था। नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति जो है ये जुलाई 1942 में वर्धा में इसकी बैठक हुई थी और गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभार देने का अधिकार दिया गया था, जो कि एक अहिंसक जन आंदोलन था। यहाँ पे भी अहिंसक तरीके से करना था। और जो कह रहा है कि पटेल ने इसकी जो है प्रस्ताव को किया है, नहीं, इसको प्रस्तावित करने का जो काम है ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया था। गांधी जी को अधिकृत किया गया और एक मतलब जो है अहिंसक आंदोलन के तौर पे इसको वर्धा से शुरू किया गया था जुलाई 1942 में। तो याद रखिएगा ये सारी बातें, वर्धा आपका ये मतलब बैठक थी जहाँ से ये आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। विद्रोह के नेताओं के साथ निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कई जगह पे समानांतर सरकारें बनाई गई थी, वहाँ पर किसी न किसी ने उसका नेतृत्व किया होगा। तो कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है बलिया में, क्या बलिया में चीतू पांडे थे। दूसरा कह रहा है मिदनापुर, क्या यहाँ पे नाना पाटिल थे। तीसरा कह रहा है सतारा, क्या यहाँ पे सतीश सामंत थे। अब आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है जो सुमेलित है, यानी कि कोई एक ही होगा जो आपका सुमेलित होगा और आपको वही बताना है। फटाफट बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे केवल और केवल पहला सही है। बलिया में चीतू पांडे है। मिदनापुर में कौन है,
आपके हैं सतीश सामंत और सतारा में है नाना पाटिल। एक्सचेंज कर दिया गया है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपकी इस मतलब जो है बदल दी गई हैं। सतीश सामंत मिदनापुर में है और सतारा में है नाना पाटिल और बलिया में है चीतू पांडे। नेक्स्ट, राजगोपालाचारी फार्मूला के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में क्या सत्य है आपको ये बताना है। पहला, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल करने का एक प्रयास था। दूसरा, यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह के आयोजन के विरुद्ध था। तीसरा, इसकी शर्तों को इंग्लैंड द्वारा स्थानांतरण के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल रूप से प्रभावी किया जाना था। चौथा कह रहा है कि सभी बातें सत्य हैं। आपको बताना है कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके सामने हैं ऑप्शंस और आप लोगों को बताना है क्या है जो राजगोपालाचारी फार्मूले के बारे में सत्य है। तो आप लोगों को उत्तर देना है बच्चा लोग। राजगोपालाचारी फार्मूले के बारे में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या है जो कि सत्य है? तो पहला और पहला सही है बिल्कुल, कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल करने का एक प्रयास था कि वो लोग आज़ादी के लिए हमारे साथ मिल जाएं और उसके लिए वो जो चाहते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं। बस उनको अपनी तरफ मिलाने का एक प्रयास किया जा रहा था, उनको मनाने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जिन्ना नहीं माने थे। इसलिए आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है कि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह के आयोजन के विरुद्ध था। नहीं, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराना चाहते थे कि आखिर वो क्या चाहते थे, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा जो कह रहा है कि इसकी शर्तों को इंग्लैंड द्वारा स्थानांतरण के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल रूप से प्रभावी किया जाना था। तो कह रहा नहीं, जब इंग्लैंड हमें आज़ाद कर देता पूरी तरह से, उसके बाद हम आपस में जो समझौता किए हैं उसको लागू करते। तो ये उसके पहले नहीं, बल्कि ये बात हो रही थी कि हम आपस में हम दोनों मान जाते हैं, अंग्रेज़ों को बोल देते हैं जाओ यहाँ से। जब वो चले जाएंगे तो हमने जो आपस में तय किया उस हिसाब से अपना अपना हिस्सा बांट के देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस पर क्या हो गया, असहमति हो गया और ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो बच्चा लोग आपका पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, माउंटबेटन के बाल्कन प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? माउंटबेटन का बाल्कन प्लान जो था इसके बारे में क्या सही है? पहला, इसने प्रांतों हेतु सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान प्रस्तुत किया। दूसरा, प्रांतों या रियासत राज्य को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया। चौथा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और तीसरा कह रहा है दोनों सही और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे क्या है जो सही है माउंटबेटन के बाल्कन प्लान के बारे में। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। बाल्कन प्लान आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, सभी को अपने अपने हिसाब से अधिकार दे देना, और ये हमारे देश के स्वायत्तता के लिए, संप्रभुता के लिए अच्छा नहीं था। तो याद रखेंगे दोनों बातें सही हैं। इसने प्रांतों हेतु सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान प्रस्तुत किया और प्रांतों या रियासत राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के विकल्प प्रदान होने थे। ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में क्या है जो सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, यह युवा आंग्ल भारतीय हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चलाया गया। दूसरा, इस आंदोलन की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से ली गई। तीसरा, इसमें लोक शिक्षा पर बल दिया और भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। चौथा, इस आंदोलन को दीर्घकालिक सफलता को इस लक्ष्य के माध्यम से समझा जा सकता है कि यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार था और देश से इसके विचारों को अपनाने के लिए तैयार था। अब देखिए आपके सामने है चार ऑप्शन, क्या है जो सत्य नहीं है आपके यंग बंगाल आंदोलन के बारे में? तो पहला तो बिल्कुल सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। दूसरा कह रहे इस आंदोलन की जो प्रेरणा है ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, ये भी सही है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तीसरा, इसमें लोक शिक्षा पर बल दिया गया और भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, बिल्कुल सही है, ये भी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा गलत है, इस आंदोलन की दीर्घकालिक सफलता को इस तथ्य के माध्यम से समझा जा सकता है कि यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार था और देश में इसके विचारों को अपनाने के लिए तैयार था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो आंदोलन है एक उग्रवादी प्रकृति का था और ये जो है इसकी जो सफलता है ये अधिक समय तक नहीं बनी रह सकी। ये युवाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था और जिससे युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हालांकि ये आंदोलन ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सका, सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए आपका क्या हो गया, चौथा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर
1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला, सत्याग्रही एक युद्ध विरोधी घोषणा पत्र के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। दूसरा, यह एक आंदोलन में बदल गया जिसने बाद में दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जाना गया। तीसरा, विनोबा भावे प्रथम जबकि सरदार पटेल दूसरे सत्याग्रही थे। चौथा, इस अवसर पर आकर कांग्रेस ने एक जन आंदोलन को टालकर सरकार को एक और अवसर प्रदान किया। अब आपको बताना है बच्चा लोग कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं आप लोगों को, और ये आपका जो गलत है वो आप सभी को पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि इसमें सत्य नहीं है। तो चलिए बच्चा लोग देखते हैं कि क्या आप लोग पकड़ पाएंगे उस पॉइंट को जो कि आपका सही नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? मैंने आपको बताया था कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है, बिकॉज जो विनोबा भावे हैं ये प्रथम सत्याग्रही थे, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कह रहा है कि जो दूसरे सत्याग्रही ये पटेल है। मैंने आपसे कहा था कि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे पटेल थे, इसलिए गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है, सत्याग्रही एक युद्ध विरोधी घोषणा पत्र के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। यह एक आंदोलन में बदल गया जिसे बाद में दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जाना गया, और इस अवसर पर आकर कांग्रेस ने एक जन आंदोलन को टालकर सरकार को एक और अवसर देने का जो है मतलब जो है इच्छा या मतलब प्रयास किया। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसका लक्ष्य भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान करना था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीयों को एक डोमिनियन के संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाना था। तीसरा, इस उद्देश्य के लिए संविधान निर्मात्री निकाय का गठन ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य और सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से करना था। और चौथा, साथ ही वर्तमान में ब्रिटिश सरकार को सत्ता पूर्व की भांति बनाए रखनी थी और भारत की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व निर्वहन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाना था। आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन के बारे में क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है, बताएंगे बच्चा लोग। क्रिप्स मिशन के बारे में क्या सही नहीं है? आपके सामने देखिए इतने सारे ऑप्शन है और आप लोगों को उत्तर देना है कि क्रिप्स मिशन के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसमें भी आप लोगों को सत्य, जो पहला तो बिल्कुल सही है कि इसमें डोमिनियन का दर्जा दिया जाना था। दूसरा भी आपका सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीयों को एक डोमिनियन के संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाना था। सब कुछ युद्ध के बाद की बात थी, इसीलिए पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका जो तीसरा है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो है इस उद्देश्य के लिए संविधान निर्मात्री निकाय का गठन ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों और सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के से जो है माध्यम से करना था। ये गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या गड़बड़ किया, इन्होंने कहा कि देशी रियासतों को संघ में शामिल ना होने और अपना संविधान निर्माण करने का इन्होंने क्या किया, विकल्प दिया। यहाँ पे इनको एक साथ काम करने की बात नहीं की गई है कि सभी देशी रियासत और लोक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से संविधान निर्मात्री निकाय बनाई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर देशी रियासत चाहे तो शामिल हो, ना चाहे तो ना हो, चाहे तो ये अपना अलग से संविधान बना ले, अपने हिसाब से काम करे, और इस तरह देश को बांटने का काम कर रहे थे ये। और इसीलिए ये क्या है, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये बांटने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाया है। यहाँ पे कह रहे लोग मिल के करने वाले थे, नहीं, इनको अलग से अधिकार दे दिया गया कि आप चाहो तो शामिल हो, ना चाहो तो अपना अलग से बना लो, और उसको भी हम स्वीकृति दे देंगे। तो बाकी बातें सही है बच्चा लोग, निश्चित ही ब्रिटेन अपना प्रभुत्व बनाए रखता, हर चीज़ पर उसका अधिकार रहता, बस हमें डोमिनियन का दर्जा मिलता, और वो भी देखिए भारत को बांटने के साजिश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विवादित मुद्दा शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण रहा? कौन सा कारण शिमला समझौते के असफलता का कारण था? पहला, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन मंत्रियों द्वारा दिए गए सलाह पर वायसराय को वीटो अधिकार प्राप्त था। दूसरा, हिंदू एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था, और 1935 के अधिनियम के तहत निर्मित परिषद को अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था तथा वह केंद्रीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। चौथा, कार्यकारी परिषद के मनोनयन के लिए अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों को वायसराय के पास एक संयुक्त सूची जमा करनी थी, जिसका तात्पर्य था कि सभी दलों द्वारा मुसलमानों की नियुक्ति की जा सकती थी।
आप बताएंगे बच्चा लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि आपका कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से जो आपका शिमला समझौता है ये आपका सफल नहीं हुआ, असफल रहा। तो देखिए कौन सा है जो हो जाएगा। इतने सारे ऑप्शन हैं और सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कोई एक है जो इसकी असफलता का कारण रहा। तो एक तरफ से देखते हैं। आपका पहला बिल्कुल सही है, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह पर वायसराय को वीटो का अधिकार प्राप्त था। सही है, हिंदू एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था। जबकि देखिए जनसंख्या कम है लेकिन फिर भी समान प्रतिनिधित्व की बात की इन्होंने। तीसरा, 1935 के अधिनियम के तहत निर्मित परिषद को अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था तथा यह केंद्रीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। चौथा जो है ये आपका सत्य नहीं है। और क्यों गलत है? कह रहा है शिमला परिषद की मनोनयन के लिए अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों को वायसराय के पास एक संयुक्त सूची जमा करनी थी, जिसका तात्पर्य था कि सभी दल द्वारा मुसलमानों की नियुक्ति की जा सकती थी। ये क्या है? आपका कह रहा है क्योंकि शिमला सम्मेलन में जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं इस पर बल दिया कि केवल मुस्लिम लीग को ही यह अधिकार होना चाहिए कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें मुस्लिम सदस्यों को नामित किया जाए, जबकि कांग्रेस इस पर क्या हो गई, पूरी तरह से असहमत हो गई। उन्होंने कहा कि जो मतलब हम भी मुस्लिम सदस्यों को भेजेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं और हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। इस बात पे क्या हो गया, यहाँ पे मतभेद हो गया था। यहाँ पे कह रहे हैं ना, यही रीज़न बन गया कि जो मनोनयन है के लिए अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों को वायसराय के पास एक संयुक्त सूची जमा करनी थी, जिसका तात्पर्य था कि सभी दल द्वारा मुसलमानों की नियुक्ति की जा रही है। तो जब सभी दल मुसलमानों की नियुक्ति करेंगे तो ये इसके लिए मुस्लिम लीग कहाँ तैयार होने वाला, क्योंकि मुस्लिम लीग कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम ही मुस्लिम प्रतिनिधियों को भेजेंगे। इसी मुद्दे पर ये असफल हो गया शिमला समझौता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ में गांधी के पक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है? आप सभी को पता है रैमसे मैकडोनाल्ड जो हैं इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत घोषणा की थी। इसके बारे में कौन सी बात है जो गांधी जी के पक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा रहा? पहला, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा हिंदू समाज के विभाजन का उन्होंने विरोध किया। क्या ये गांधी जी के बारे में सही है? दूसरा, वे अस्पृश्यता की समाप्ति के पूरी तरह समर्थन में थे। तीसरा, वे जाति व्यवस्था को शीघ्र समाप्ति की पूरी तरह समर्थन में थे। चौथा, संयुक्त निर्वाचन में वंचित जातियों के लिए आरक्षण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। कौन सा है जो गांधी जी के बारे में सत्य नहीं है शिमला समझौता के बारे में? तो निश्चित ही बच्चा लोग बहुत आसान है और बहुत ही बेहतरीन। आप सभी को पता है कि पहला तो बिल्कुल सही है कि रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा हिंदू समाज के विभाजन का उन्होंने विरोध किया कि आप हिंदू समाज को बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। आपका क्या सही नहीं है? तीसरा, क्योंकि वे जाति व्यवस्था को शीघ्र पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि जाति व्यवस्था में जो बुराइयां थी, जो लोगों का एक दूसरे के प्रति जो सोच थी, जो भावना था, जो व्यवहार था, उसको वो दूर करना चाहते थे। जाति व्यवस्था से उन्हें बुराई नहीं थी। जो लोगों की मानसिकता गंदी है कि उच्च वर्ग के लोग श्रेष्ठ हैं, निम्न वर्ग के लोग अछूत हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो निकृष्ट हैं, वो मानसिक शारीरिक रूप से हमसे निम्न हैं, ऐसी सोच को दूर करना चाहते हैं जाति व्यवस्था को नहीं, इसलिए ये गलत है। बाकी बात सही है कि वो अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते हैं, वो वंचितों को आरक्षण भी देना चाहते हैं, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहते। नेक्स्ट देखिए, नेहरू के विपरीत सुभाष चंद्र बोस भारत शासन अधिनियम 1935 का दिन मंत्रिमंडल के गठन के पक्ष में नहीं थे। क्या ये बात सही है? कारण जो सुभाष चंद्र बोस को लगातार जिस भारत शासन अधिनियम 1935 का कांग्रेस ने पहले विरोध किया था, इस कदम से इस विरोध को नकार दिया गया। पहला है दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी। दूसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं। तीसरा कह रहा है कथन सही है और जो है कारण गलत है। और चौथा कह रहा है कि कारण गलत है और कथन सही है। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा? आपके सामने कथन कारण है, बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग। देखते हैं कि आप लोग क्या सही करने वाले हैं, क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। और ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है और आप लोगों को थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपका जो पहला है ये सत्य नहीं है। कह रहा है नेहरू के विपरीत सुभाष चंद्र बोस भारत शासन अधिनियम 1935 का दिन मंत्रिमंडल के गठन के पक्ष में नहीं थे।
यहाँ पे होना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये नेहरू और ये दोनों लोग क्या हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, समाजवादी कांग्रेसी हैं। साथ ही ये साम्यवादी भारत में जो शासन है 1935 इसको मतलब इसमें जो अधीन मंत्रिमंडल का गठन करने के पक्ष में नहीं थे और इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों लोग कैसे हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं और 1935 का जो अधिनियम है ये इनके विचारों से अच्छा नहीं है, इसीलिए इस गठन के जो पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेहरू के विपरीत सुभाष चंद्र बोस का जो मतलब मत है, बल्कि ये दोनों लोग समाजवादी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और जो इनके विचार हैं वो अधिनियम 1935 में देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए आपका पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस को लगातार जिस भारत शासन अधिनियम 1935 का कांग्रेस के पहले विरोध किया था, इस कदम से इस विरोध को नकार दिया जाता मतलब जो है नकार दिया जाएगा। तो ये आपका कथन जो है ये आपका क्या हो गया है, गलत है और कारण आपका बिल्कुल सही है। इसको याद रखिएगा बच्चा लोग, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसीलिए इस कदम को क्या कर दिया गया, इसके विरोध को मतलब अस्वीकार कर दिया गया कि आपका जो पहला है इसमें साम्यवादी और जो मतलब क्या कहते हैं आपके समाजवादी विचारधारा का जो मतलब आउटपुट है वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए क्या हो गया, इसको जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने लगातार इस अधिनियम का पहले से ही विरोध किया था और इस कदम से इस विरोध को जो है नकार दिया जाएगा। ऐसा मतलब जो है ये बात नकार दिया जाएगा, ये बात सही है। तो याद रखिएगा आपका ये सही हो गया है, लेकिन आपका जो मतलब पहला है कथन ये सत्य नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता के तहत, फिर से कथन और कारण कहा गया है। चलिए कथन और कारण के जो उत्तर हैं आपको ये देना है और ये भी शानदार प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का गांधी जी का फैसला पीछे हटना था। क्या ये बात सही है कि गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था और गांधी जी को मतलब इस फैसले से पीछे हटना था। दूसरा, आंदोलन में उतार के संकेत मिल रहे थे तथा इसमें संदेह नहीं कि बड़े जन आंदोलन अल्पकालिक होते हैं और जन समूह के बलिदान की क्षमता सीमित होती है। क्या कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी, क्या कथन कारण दोनों सही है व्याख्या नहीं, क्या कथन सही है परंतु कारण गलत, क्या कारण गलत है और कथन सही है, बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या गांधी जी जो है ये इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को लेकर के था? क्या ये इस आंदोलन में अब धीरे धीरे मंदी आ रही थी और बड़ा आंदोलन बहुत मतलब ज़्यादा लोगों का आंदोलन ज़्यादा दिन नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए इसे स्थगित करना एक तरीके से समझदारी का प्रश्न था? तो याद रखेंगे बच्चा लोग कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। जब बहुत बड़ा आंदोलन हो तब इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक या जिसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिनों तक आप नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकते और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा या निष्क्रिय होने लगेगा। तो निश्चित ही दोनों बातें सत्य हैं और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? साइमन कमीशन के लिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जो सत्य नहीं है आपको वही बताना है। पहला है, नवपदस्थ लेबर पार्टी भारतीयों के साथ समझौता करने के लिए दृष्टिकोण बदलना चाहती थी और इसलिए उसने आरंभ में ही 7 भारतीय सदस्य वैधानिक आयोग का गठन किया। क्या ये आरंभ में ही 7 सदस्य थे जो भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था? दूसरा, आयोग से भारतीयों को अलग रखने पर भारतीय नाराज थे। तीसरा, दिसंबर 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में एक कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक रूप में आयोग का बहिष्कार किया जाएगा। चौथा, साइमन आंदोलन विरोधी आंदोलन का एक बड़ा योगदान दिया कि भारतीय दलों में तत्कालीन संपर्क स्थापित हुआ और न केवल पूर्ण स्वराज की मांग का जन्म हुआ बल्कि समाजवादी आधार पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की मांग भी की गई। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है आपके जो है साइमन कमीशन के बारे में। और जो सत्य नहीं है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो स्थापना किया गया था इसमें भारतीय सदस्य नहीं है। कह रहा आरंभ में 7 सदस्य भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया, नहीं, ये गलत हो गया है, ये आपका सत्य नहीं है। बाकी सही है कि भारतीय नाराज थे,
पूरा विरोध करने की बात भी की गई। और ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है बच्चा लोग, याद रखिएगा कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई, समाजवादी, सामाजिक, इन सारी बातों को किया गया, लेकिन पहला बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है। होम रूल आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है, आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर होम रूल या स्वशासन की मांग की गई। दूसरा, इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उदारवादियों और उग्रवादियों के एकीकरण के साथ ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एकता स्थापित करनी थी। तीसरा, 1917 में इनी बेसेंट की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। और चौथा, संघर्ष से बचने के लिए इनी बेसेंट और तिलक को 2 पृथक लेख क्रमशः मद्रास और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए थे। कौन सा है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं 4 और आपको देना है उत्तर। तो याद रखिए क्या सही नहीं है। पहले देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर होम रूल या स्वशासन की मांग कर रहे थे ये लोग। दूसरा भी सही, इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक ही कि उदारवादी, उग्रवादी और जो आपकी मुस्लिम लीग है इनके बीच एकता स्थापित करने में सफल रही इनी बेसेंट और तिलक। तीसरा गलत है, जब इनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तब ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र, और भी ज़्यादा व्यापक, और भी ज़्यादा विस्तार पकड़ लेता है, इसलिए ये गलत है। बाकी बातें सही हैं, ये दोनों लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तिलक महाराष्ट्र में, इनी बेसेंट मद्रास को केंद्र बना के बाकी संपूर्ण भारत में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरठ षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र के मध्य भिन्नता क्या है। मेरठ षड्यंत्र केस और काकोरी जो षड्यंत्र केस है इनके बीच क्या भिन्नता है बच्चा लोग, आपके सामने है ऑप्शंस 4 और आपको बताना है कि क्या भिन्नता है इन दोनों के बीच। पहला, जहां प्रथम ट्रेड यूनियन गतिविधियों की वृद्धि के कारण सरकार की बढ़ती चिंता का परिणाम था, वहीं दूसरी HRA द्वारा योजना बनाकर की गई ट्रेन डकैती थी। दूसरा कह रहा है, जहां प्रथम HRA द्वारा भगत सिंह को कारागार से मुक्त कराने की योजना थी, वहीं दूसरी तरफ HRA द्वारा योजना बनाकर ट्रेन लूटने की और डकैती। दूसरा, जहां प्रथम ट्रेड यूनियन गतिविधियों की वृद्धि के कारण सरकार की बढ़ती चिंता का परिणाम था, वहीं दूसरी HRA द्वारा भगत सिंह और को कारागार से मुक्त करने की योजना। और चौथा कि कोई नहीं। बहुत ही आसान है बच्चा लोग, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही है। पहला सही है, जहां प्रथम ट्रेड यूनियन गतिविधियों के विरोध वृद्धि का कारण था। मैंने आपसे कहा था ट्रेड यूनियन मतलब डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ही ये लोग क्या कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं और बम फेंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ HRA द्वारा कमेटी बनाकर या एक मतलब जो है संयुक्त होकर के काकोरी कांड को अंजाम दिया जा रहा है। तो दोनों अलग है, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए है और ये काकोरी कांड जो है ये लूट डकैती के लिए। तो दोनों में ये अंतर है, ये दोनों इस तरह से अलग हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन कारणों में से राज्यों ने परिषदों में प्रवेश का पक्ष लिया। निम्नलिखित में से किन कारणों में से राज्यों ने परिषदों में प्रवेश का पक्ष लिया। क्यों, कौन सा रीजन था जो राज्य हैं वो आपके परिषदों में प्रवेश का पक्ष ले रहे हैं, आपको ये बताना है। याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे थोड़ा सा जो है होना चाहिए था, राज्यों नहीं होना चाहिए था, स्वराज्यों होना चाहिए, स्वराज्यों। याद रखिएगा, राज्यों नहीं होगा बल्कि स्वराज्य, स्वराज्यवादी ही तो प्रवेश की बात कर रहे हैं परिषद में, तो स्वराज्य हैं, स्वराज्यी हैं यानी कि स्वराज्यवादी हैं। तो कह रहा है कि क्यों ये स्वराज्यवादी हैं जो परिषद में भाग लेना चाहते हैं। पहला, वह परिषदों के अंग्रेजों द्वारा निर्वाचित रबर स्टाम्प सदस्य को भरे जाने की संभावना को स्वीकृति करना चाहते थे। दूसरा, वह राजनीतिक शून्यता की स्थिति में राजनीतिक संघर्ष को एक नया मोर्चा खोलना चाहते थे। तीसरा, परिषदों में प्रवेश कर अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे और नवीन संवैधानिक सुधारों की कलई खोलना चाहते थे। और आपका चौथा है कि दोनों सही है, पांचवा कोई नहीं। अच्छा, इसमें से आपको बताना है कि क्या है जो सही है। आपको कोई एक ही सत्य है, आपको ये बताना है, क्योंकि ये दोनों का तो होगा नहीं, कोई नहीं का हो सकता है कि कोई सही नहीं है। तो आप बताएंगे इसमें से चौथा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। परिषदों में प्रवेश कर अंग्रेजों का
विरोध करना चाहते थे और नवीन संवैधानिक सुधारों की कलई खोलना चाहते थे कि ये लोग संवैधानिक सुधार के नाम पे किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से ये लोग मनमानी करते हैं, किस तरह से ये लोग करप्शन करते हैं, ये सही है, बाकी बातें सत्य नहीं है। बच्चा लोग याद रखिएगा, बाकी बातें सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या गलत है आपको ये बताना है। पहला, मेवाड़ में हुए भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। दूसरा कह रहा है जस्टिस पार्टी और पंजाबी यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तीसरा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया। और चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। अब आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि आपका गलत है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो गलत है, फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है जो गलत है? तो आपका केवल और केवल तीसरा गलत है, चूँकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले लॉर्ड इरविन समझौता हुआ है ना, बाद में नहीं हुआ है। पहला बिल्कुल सही है, मेवाड़ में हुए भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे हैं और जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार नहीं किया था। सही है, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, ये बात भी सही है। अब आपका तीसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का क्या प्रमुख कारण था? गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह चलाया था उसका प्रमुख कारण क्या था, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न, आप सभी को पता होगा। गंभीर सूखा और फसलों की बर्बादी से निपटने के लिए बफर भंडार का ना होना। यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाएगी, प्राधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। दूसरा, स्थानीय नेता इंदुलाल याज्ञिक और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। चौथा, राजस्व आयोग द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राजस्व कमी करने की रिपोर्ट देने के बावजूद राजस्व दरों में कमी नहीं की गई थी। तो आपको बताना है कि उन्होंने क्यों चलाया था खेड़ा सत्याग्रह, प्रमुख कारण क्या है खेड़ा सत्याग्रह शुरू करने का। तो सभी को पता है कि यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान है कि सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाएगी, लेकिन प्राधिकारियों ने इसको क्रियान्वयन नहीं किया, सभी से जबरन वो टैक्स वसूल कर रहे थे। फिर गांधी जी ने कहा कि कोई भी टैक्स ना दे और इस तरह से इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के कांग्रेस एवं मुस्लिम लेकर मध्य की मतभेदों को लखनऊ समझौते के दिए गए लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने का क्या कारण था? अच्छा, क्या रीज़न था जो लखनऊ जो आपका समझौता हुआ इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल के काम कर रहे हैं या आपस में समझौता कर रहे हैं, कौन सा इसके लिए कारण जिम्मेदार था, आपको ये बताना है बच्चा लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला है बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन का तुर्की को सहायता देने से इनकार करना। दूसरा, मुस्लिम युवाओं का राष्ट्रवादी राजनीति की ओर बढ़ता रुझान। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण। और चौथा कि सभी कारण जिम्मेदार हैं जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य मतभेद दूर हुए और लखनऊ में ये दोनों लोगों ने क्या किया है, समझौता कर लिया है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सारी बातें सही हैं, बहुत सिंपल, साधारण और अच्छी बातें हैं। बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को सहायता देने से इनकार कर दिया और उसको समाप्त करने की बात कही थी। मुस्लिम युवाओं को अब वो राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उनका कदम बढ़ रहा था और वो भी अब जागरूक हो रहे थे। और प्रथम विश्व युद्ध में सरकार ने बहुत सारी दमनकारी नीतियां अपनाई थी जिससे युवा मुस्लिम जो थे वो भय के वातावरण में थे। ये सभी कारण थे। नेक्स्ट देखिए, CR दास ने नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव की विषय वस्तु में शामिल नहीं था? आपको बताना है जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है नागपुर अधिवेशन में, इसमें क्या शामिल नहीं था। पहला, जनता द्वारा सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना। दूसरा, कानून की अवज्ञा जिसमें कर अदायगी ना करना भी शामिल था। तीसरा, हिंदू मुस्लिम एकता एवं छुआछूत को मिटाने संबंधी मुद्दा से परहेज करना। और चौथा कि सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा और आपको बताना है क्या है जो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव जो उन्होंने रखा था इसमें क्या विषय वस्तु शामिल नहीं था, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या विषय वस्तु शामिल नहीं था। तो पहला तो बिल्कुल ही सही है कि जनता द्वारा सरकारी नौकरियों की इस्तीफा। दूसरा भी सही है, कानून की अवज्ञा जिसमें कर अदायगी ना करना भी शामिल था। तीसरा कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता एवं छुआछूत को मिटाने संबंधी जो मुद्दे से कह रहा परहेज करना।
क्या ये बात आपको सही लग रहा है कि यहाँ पे परहेज़ किया जाएगा? निश्चित ही ये गलत है। हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत को मिटाए जाने संबंधी मुद्दों का परहेज नहीं बल्कि समर्थन, इसलिए ये क्या हो गया, सही नहीं है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समर्थन दिया गया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में जिन नई शक्तियों का उद्भव हुआ उनमें सर्वप्रमुख थी समाजवादी विचारों का प्रसार। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में इसके सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? यानी कि जो समाजवादी विचारधारा है इसको नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में लेकर के आ रहे हैं, इसके बारे में क्या है जो सही है 1920 के दशक में? पहला, इन्होंने राष्ट्रवादी एवं समाजवादी विरोध के विचारधारा के सामाजिक न्याय के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन यह जमींदारी प्रथा के प्रखर आलोचना नहीं कर सके। दूसरा, यह स्वराजवादी एवं कांग्रेस के परिवर्तन विरोधी खेमे दोनों के आलोचक थे। और आपका तीसरा, दोनों बातें सही हैं और चौथा कोई सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, सही कथन बताना है आपको और आप सभी को ये पता होगा कि आपका पहला तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ तक तो सही है, आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन ये जमींदारी प्रथा के, पूंजीवादी प्रथा के प्रखर विरोधी हैं। चूँकि समाजवादी है ना, समाजवादी कहाँ जमींदारी और पूंजीवादी को एक्सेप्ट करेंगे, तो विरोधी हैं, आलोचक हैं, कह रहा आलोचक नहीं है, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। दूसरा सही है, स्वराजवादी एवं कांग्रेस के परिवर्तन विरोधी खेमे दोनों के आलोचक थे, बिल्कुल सही है। ये स्वराजवादियों के भी आलोचक हैं और कांग्रेस के परिवर्तन विरोधी खेमे के भी आलोचक हैं, दोनों के आलोचक हैं, ये इसलिए आपका दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? सही उत्तर बताना है, फटाफट दीजिएगा उत्तर। क्या है जो आपका सत्य है? पहला, यह ब्रिटिश सरकार के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के दोनों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक हिंसक संघर्ष था। आपको बताना है, यहाँ पे दोनों नहीं, यहाँ पे होगा पख्तूनों, पख्तूनों या पख्तून। दूसरा, इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया। चौथा, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। और नेक्स्ट कह रहा है सभी बातें सही हैं। तो बताएंगे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में क्या है जो सत्य है? बच्चा लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो नहीं होना चाहिए। आपका केवल और केवल क्या है? तीसरा सही है। यह लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और यह हिंसक नहीं, अहिंसक था, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं तो हिंसा की बात नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, अहिंसक आंदोलन है और सैयद अहमद खान बरेलवी नहीं है बल्कि अब्दुल गफ्फार खान है, सीमांत गांधी हैं। और आपका तीसरा बिल्कुल सही बच्चा लोग, इस तरह से आपका केवल और केवल तीसरा सही है। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, बड़े थे, कॉन्सेप्ट आधारित थे। इन सारे पॉइंट्स को अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाकी चीज़ों को समझने में समस्या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।